नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाल ही में वल्चर यानी कि गिद्ध की पॉपुलेशन की गणना की गई है और ये जो पूरा अध्ययन किया गया है इसमें कौन कौन सी बातें सामने आई हैं उन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में आज का हमारा जो पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि केरल वन विभाग के द्वारा जनगणना की गई, जिसके अनुसार वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, वायनाड वन क्षेत्र जो है, उसमें गिद्धों की संख्या में स्थिरता देखने को मिली है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि गिद्धों के प्रजनन में गिरावट भी हुआ है। तो हाल ही में दरअसल जो गणना की गई उसके अकॉर्डिंग इस एरिया में 80 गिद्ध जो है वो दर्ज किए गए हैं। अब इसमें जो कारण बताया गया है कि गिरावट के जो कारण है, इनकी संख्या में जो गिरावट के कारण है, हालांकि स्थिरता बनी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर 70 गिद्ध एक साथ देखे गए थे और अभी गणना में बताया गया कि यहाँ पर 80 गिद्ध जो है वो दर्ज किए गए हैं। अब जो इनके प्रजनन में जो गिरावट है उसका कारण क्या है, तो सबसे पहला तो मानवीय हस्तक्षेप, यानी कि ये जो इनके क्षेत्र में जो मानवीय हस्तक्षेप देखने को मिलता है, मानव के द्वारा इनके क्षेत्रों में आने जाने की जो प्रक्रिया है उसके कारण भी यहाँ पर जो है कि इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आक्रामक प्रजातियों का बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है, जिसके कारण भी इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इन सभी समस्याओं को देखते हुए डाइक्लोफेनाक और एसिक्लोफेनाक जैसी जो जहरीली दवाएं उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया और उसके बाद से इनकी संख्या में जो है जो भी कमी हो रही थी उसमें सुधार भी देखने को मिला है। अब आप हमें बताइएगा कि डाइक्लोफेनाक जो दवा है उस पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे गिद्ध के बारे में। तो गिद्ध को हमारे समाज का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी समाज में जो भी जानवरों के मृत शव होते हैं वो इन्हें खाते हैं और समाज में फैलने वाले जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको जो है कि वातावरण से हटाते हैं उनका सेवन करके। अब बात करते हैं कि भारत में इनकी कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में इनकी कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। वो 9 प्रजातियां कौन कौन से, हम उनके नाम को देखेंगे, साथ ही साथ उनका आयुसीएन स्टेटस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड गिद्ध और ये अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में इसे रखा गया है। दूसरी प्रजाति है स्लेंडर बिल्ड गिद्ध, जिसे कि अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अगली प्रजाति है इंडियन गिद्ध या लॉन्ग बिल्ड गिद्ध और इसे भी अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अगली प्रजाति है इजिप्शियन गिद्ध और इसे भी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अगली है रेड हेडेड गिद्ध, जिसे कि अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अगली है इंडियन गिफ्रॉन गिद्ध, जिसे कि कम चिंता का विषय यानी कि कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। अगली है हिमालयन ग्रिफॉन और इसे निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। अगली प्रजाति है सिनेरियस गिद्ध, जिसे कि निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया और अगली प्रजाति है बीडेड गिद्ध या लैमर गाय और इसे निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। तो ये तो हमने समझा कि भारत में गिद्धों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, साथ ही साथ हमने इनके आयुसीएन स्टेटस को भी देखा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, क्योंकि इसी की इर्द गिर्द सारी हमारी न्यूज़ थी, घटनाक्रम यही थी, क्योंकि यहाँ पर गिद्धों की जो संख्या है उन्हें दर्ज किया गया। इस लिहाज से इस अभ्यारण्य के बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो अभ्यारण्य है, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये केरल के वायनाड जिले में पश्चिमी घाट की दक्षिणी तलहटी में स्थित है। तो जब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके कुछ अन्य नाम है, यानी कि इसे मुथंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और मुथंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की जब बात होगी तो दोनों एक ही है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में इसे स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो ये 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही साथ ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग भी है। अब इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर के संरक्षित क्षेत्रों से ये घिरा हुआ है उत्तर पूर्व में, और दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में ये तमिलनाडु के मुदुमलाई से घिरा हुआ है। हालांकि नदियां भी इंपॉर्टेंट है कि इस अभ्यारण्य से कौन कौन सी नदियां होकर के बहती हैं। तो इसमें प्रमुख है काबिनी, चिरुपुझा और बावली प्रमुख नदियां हैं जो इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो अभ्यारण्य, यहाँ पर कुछ जनजातियां भी पाई जाती हैं जिसमें शामिल है पनियास, कट्टू नेक्कन, कुरुमास, ओरालिस, अदियान और कुरिचियास। तो ये जो कुछ जनजातियों के नाम है ये यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं और इस लिहाज से ये जो पूरा अभ्यारण्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट
हो जाता है। अब इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में और उसके बाद जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वनस्पति का मिश्रण देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये जो पूरा अभ्यारण्य है इसके लगभग 1/3 क्षेत्र में सागौन, रोजवुड, यूकेलिप्टस और सिल्वर ओक के वृक्षारोपण है, यानी कि ये सारे जो पेड़ हैं वो लगभग 1/3 में देखने को मिलेंगे। अब जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं तो एशियाई हाथी और बाघ की बड़ी आबादी इस क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं, यानी कि एशियाई हाथी और बाघ यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनकी अच्छी खासी आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ अन्य स्तनधारी भी पाए जाते हैं, जिसमें कि तेंदुए, गौर, भारतीय बाइसन, सांभर हिरण, जंगली सुअर और सुस्त भालू शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 216 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और जिसमें कि मुख्य रूप से मोर, उल्लू और विभिन्न प्रकार के कठफोड़वा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन, और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, यह केरल राज्य में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। दूसरा कथन है, यह कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यानों के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा कथन है, काबिनी नदी इस अभ्यारण्य से होकर के बहती है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।